सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इलेक्ट्रॉनिक सर्च करेंगे के ऑनलाइन पोर्टल पे। हम लोगों ने कल एक टॉपिक छोड़ा था कि जब एक्सेल कमांड एक्सी के बराबर हो जाए तब क्या होगा। तो उसको आज हम लोग देखेंगे यानी जब एक्सेल कमांड एक्सी के बराबर हो जाता है सीरीज आरएलसी सर्किट में तो वह कहानी डेरिवेटिव कहलाती है यानी अनुनादी फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। और आरएलसी एक स्पेशल केस बन जाता है हमारा एसी सर्किट में, इसलिए ज्यादातर सवाल भी इससे उठाया जाता है। ठीक है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और आपको सेशन पसंद है तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या देखे थे, एक आरएलसी पर्पस बनाए थे। आरएलसी पर्पस बनाए थे, उसमें कुछ पता चल रहा था, ये एक्सी था, ये एक्सेल था और ये हमारा आर था, यही चल रहा था। तो हम बोले थे कि एक कंडीशन ये होगी कि एक्सेल का मान एक्सी से ज़्यादा हो सकता है, तो उस समय कौन सा करके आ रही थी लैगिंग, या फिर एक्सी का मान क्या हो सकता है एक्सेल से ज़्यादा हो सकता है, उसमें कौन सा लीडिंग आ रही थी। और एक केस बन रहा था एक्सी बराबर एक्सेल, उस समय में कौन सा हो रहा था हमारा यूनिटी यानी इकाई हो रहा था। ठीक है, तो जो ये वाला कंडीशन है इसी कंडीशन को हम लोग देखने वाले हैं और इसी कंडीशन को कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन, अनुनादी कंडीशन, अनुनादी स्थिति। जब हमारी किसी आरएलसी परिपथ में एक्सेल का मान एक्सी के बराबर हो जाता है तो उसमें बोलते हैं अनुनादी परिपथ। ठीक है, तो इसको लोग देखने वाले हैं कि एक्सी का मान एक्सेल के बराबर होगा तब क्या कहानी होगी। यानी लिख सकते हैं जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव बोलिए ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी एक्सी का मान इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल के बराबर हो जाए यानी 1/2 पाई एक्सी का मान 2 पाई एक्सी के बराबर हो जाए, उस समय हमारी कंडीशन कहलाती है रेजोनेंस कंडीशन। और ये वाला कंडीशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सही है, तो आइए कितना समझ में आ गया होगा। अब इस समय हमारा क्या होगा, अच्छा ये बताओ, इसमें बहने वाली धारा का मान भी क्या होगा, समान होगा, क्योंकि जो धारा इसमें बहेगा वही धारा इसमें बहेगा, वही धारा इसमें भी बहेगा। तो इसका प्रतिरोध अगर 4 ओम है तो इसका प्रतिरोध 4 ही होगा, तभी ना एक्सेल का मान एक्सी के बराबर आया है, तो सब सही होगा। जब इन दोनों वोल्टेज सेम है और धारा बहने वाली सेम है तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि जो बीसी का मान होगा वही बीएल का मान होगा। यानी इस कंडीशन को भी हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, जब बीसी का मान बीएल के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं, अनुनादी कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज तुम लोग पढ़ते होंगे कि एफ नॉट बराबर सब भी पूछ लेता है अनुनादी, जो सबसे क्वेश्चन यही पूछता है कि अनुनादी परिपथ का लिए परिपथ में संधारित आवृत्ति कितनी होगी, तो हम लोग लिखते हैं 2 पाई रूट एलसी, ऐसे करते हैं ना। तो ये देखते हैं कि ये कहाँ से आया, तो ध्यान से देखना, हमको पता है कि 1/2 पाई एक्सी का मान 2 पाई एफएल के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखो 2 पाई एफ इधर लेके चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/c यहाँ पे बच गया और 2 पाई एफ एल तो पहले दिएगा 2 पाई एफ कहाँ लेके चले गए इधर, तो 2 पाई एफ ये हो गया और जो एल वाला है उसको इधर लेके चले जाते हैं, क्या हो जाएगा 1/c हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2 पाई एफ का होल स्क्वायर। सही है, हाँ सब होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, 2 पाई को 1/cl इधर कर देते हैं और ये जो स्क्वायर इधर आता है तो क्या रहता है, रूट बन जाता है और इधर क्या बन गया, बच गया हमारा 2 पाई एफ बच गया। अब इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीएल का रूट लगा देते हैं केवल और ये कितना बन गया 2 पाई एफ बन गया। और यहाँ पे अगर एफ का मान निकालना चाहें तो 1/2 पाई रूट एलसी यहाँ से निकलकर चला आता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला फॉर्मूला। और इसी में देखें तो हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी बराबर ओमेगा एल के बराबर होता है। ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, तो ओमेगा एल को इधर करते हैं, ओमेगा इधर कर देते हैं, तो 1/cl ये हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ओमेगा का स्क्वायर इधर हो जाएगा तो इसको लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, 1/√cl बराबर किसके हो जाएगा, ओमेगा के बराबर हो जाएगा। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओमेगा मतलब कोणीय वेग। सही है,
तो इतनी कहानी हमसे पूछी जाती है, तो ये चीजें तुमको याद होनी चाहिए। अच्छा, कभी कभी ये हर्ट्ज में नहीं पूछेगा, हर्ट्ज में नहीं पूछेगा तो किसी पूछेगा, बोलेगा कि रेडियन पर सेकेंड में निकालना, तो रेडियन पर सेकेंड तो होता ही ओमेगा कोणीय वेग, ठीक है, तो रेडियन पर सेकेंड में निकल जाती है। तो इकाई याद रखना कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, तो उसका रेडियन पर सेकेंड होती है, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये कहानी यहाँ से निकल के आती है। इसमें फिर क्या होता है, कुछ कुछ कंडीशनें होती हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसको हटा देते हैं फिलहाल, देखना आगे क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है। बहुत चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो जो पहली बार देख रहा होता है, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, 280 290 पे लिखा हुआ कई दिन से कर देते तो हमको अच्छा लगता है ना। कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही होगा वीडियो देखोगे तो, 20 मिनट की वीडियो में, 25 मिनट की वीडियो में, और कितना क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिखा जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलो आगे देखो, हमको पता है कि z बराबर क्या होता है, रूट में आर स्क्वायर प्लस, मान लेते हैं कि एक्सल का मान बड़ा है या एक्सी का, इसको ऐसे जिसका मान बड़ा होगा उसमें छोटा घटा देना। अगर एक्सी का मान होगा तो एक्सी पहले लिख देना, एक्सल बाद लिखना, अगर एक्सल बड़ा तो एक्सल पहले एक्सी बाद। तब यहाँ पे हमको पता है कि सर यहाँ पे एक्सल का मान एक्सी के बराबर है, यानी अगर ये 4 ओम है तो ये भी 4 ही ओम है, तो 4 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 निकल के आता है। यानी लिखना चाहे तो z बराबर कितना लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। ये कर लिया, यानी z का मान किसके बराबर हो जाएगा, इम्पीडेंस। यानी इस परिपथ में सबसे न्यूनतम प्रतिरोध लगता है इस स्थिति में, और इस समय क्या हो जाता है हमारा, z बराबर r के हो जाता है, सही है। यानी इस कंडीशन में सबसे न्यूनतम प्रतिरोध लगता है। तो जब न्यूनतम प्रतिरोध लग रहा है इस समय इस परिपथ में, तो इस समय धारा भी क्या होगी, तो इस समय धारा भी जो होगी क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध न्यूनतम तो धारा अधिकतम हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि किस परिपथ में अधिकतम धारा होती है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट या सीरीज रेजोनेंस सर्किट, तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में धारा अधिकतम हो जाती है, ठीक है, z बराबर है। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। अब तुमको पता है कि जब z की वैल्यू r के बराबर है, यानी पूरे परिपथ में केवल और केवल r का अस्तित्व है, और केवल r का अस्तित्व है, तो पावर फैक्टर भी कितनी होनी चाहिए, तो पावर फैक्टर भी हमारी यूनिटी हो जाती है, ठीक है। पावर फैक्टर कितनी हो जाती है, इकाई हो जाती है, और ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सही है, याद रखना। और इस केस में एक चीज और होता है, बहुत बार नहीं लिखे होगे तो लिख लेना, इसमें VL का मान BC के बराबर होता है, मगर कितना, 180 डिग्री होता है आउट ऑफ फील्ड। क्यों, क्योंकि देखो सिंपल भाषा में देखना, ये हमारी धारा है, ठीक है। अगर एक्सेल का मान, अगर ये V है तो V है तो ऊपर जाएगा, क्योंकि इसको ये एक्सेल के लिए लिखा है, इंडक्टर के लिए, इंडक्टर तो इसको लीडिंग करना चाहेगा तो 90 डिग्री लीडिंग कराएगा, और कैपेसिटर है तो 90 डिग्री वोल्टेज लैग करता है, तो 90 डिग्री लैग हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, और इसी के कारण कैपेसिटर। तो ये देख सकते हैं 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री कितना है, 180 डिग्री आउट ऑफ फील्ड। तो यहाँ से कहानी ये निकल कर चली जाती है, सही है। तो इसको याद रखना, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही है। एक चीज और याद रखने वाली चीजें इसमें क्या है कि कभी कोई पूछता है कि बताओ ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर है तो क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से ज्यादा है तो क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से कम है तो क्या होगा। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सही है। तो याद रखना, अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर है तो पावर फैक्टर हमारी कितनी रहती है, तो सर पावर फैक्टर हमारी हो जाती है इकाई, ठीक है। यानी सप्लाई आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति के बराबर हो गया, ठीक है। सप्लाई वाली आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के जो बराबर हो जाए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इकाई पावर फैक्टर। देखो अनुनादी फ्रीक्वेंसी होता क्या था, जो 1/2 होता है कि वह फ्रीक्वेंसी जिसपे एक्सेल का मान एक्सी के बराबर हो जाए, वह फ्रीक्वेंसी जिसपे एक्सेल का मान एक्सी के बराबर हो जाए,
उसको हम बोलते हैं अनुनादिक फ्रिक्वेंसी। अच्छा, इसको अभी तुमको कॉन्सेप्ट में समझाने की उसको ऐसे बोलते हैं, सही है, तो समझ में तुमको आ जाएगा। चलो अब यहाँ से क्या हो गया, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से जब बड़ा है, यानी ये जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी है अनुनादिक फ्रिक्वेंसी से ज्यादा हो गया, तो इस समय पावर फैक्टर क्या हो जाती है, लैगिंग हो जाती है, यानी पश्चगामी हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2πfl यानी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, तो एक्सएल की वैल्यू कम हो जाती है और एक्ससी की वैल्यू बढ़ जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, लीडिंग हो जाता है पावर फैक्टर, और लीडिंग पावर फैक्टर हो जाता है। सही है, ये कहानी चलती है लैगिंग की और ये चलती है लीडिंग की। सही है, तो इतनी कहानी ये चलती है। अच्छा, वो जो अभी तुम कहानी बाँच रहे थे कि ये बता एक्चुअली होता क्या है कैसे, तो ये ध्यान से देखना कि हमको पता है ये एक लाइन खींची गई है, ठीक है, यहाँ पे 2πfl की वैल्यू है, यहाँ पे 2πfc की वैल्यू है। अच्छा, हम फ्रिक्वेंसी को कम करें तो क्या होगा, अगर हम फ्रिक्वेंसी को घटाएं तो क्या होगा, जब फ्रिक्वेंसी को घटाएंगे तो इसका ओवरऑल मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। ये क्या होगा, धीरे 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 घटता चला जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? अब शायद दिखे। ठीक है, एक लाइन ले लिए, यहाँ पे 2πfl की वैल्यू, ये 2πfl की वैल्यू जैसे फ्रिक्वेंसी घटाएंगे धीमे धीमे ये नीचे चला जाएगा, और जैसे ही हमको पता है कि 1/2πfc होता है, तो फ्रिक्वेंसी का मान घटाएंगे तो हमारे एक्सी का मान क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ पे एक्सएल का मान घटता चला जाएगा, और यहाँ पे एक्सी का मान जैसे फ्रिक्वेंसी कम करेंगे बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ ऐसा बिंदु आएगा फ्रिक्वेंसी का जिसपे हमारे एक्सएल का मान एक्सी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब ज्यादा उदाहरणता किए तो ये वाला नीचे हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, फिर बराबर नहीं है। तो बस यही जो पॉइंट है जिसमें फ्रिक्वेंसी ऊंच नीच करने पे एक्सी का मान एक्सएल के बराबर हो जाए, इसी को बोलते हैं एफ नॉट। और एफ नॉट हमारा क्या है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, जो कि होती है 1/2πfc। सही है, तो आई होप रेजोनेंस फील्ड आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन समझ में आया होगा, जो कि अधिकतम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे अधिक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। सही है, चलो अब आगे बात करते हैं हम क्वालिटी फैक्टर की। क्वालिटी फैक्टर होता क्या है? सही है, तो देखो क्वालिटी फैक्टर कुछ और नहीं होता है। क्वालिटी फैक्टर हमारा ये दिखाता है कि जो हम रेजोनेंस कर्व बनाए थे, क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुणवत्ता गुणा। ठीक है, तो जो हम रेजोनेंस कर्व बनाए थे वो एक्चुअली कितनी शार्प बनी है उसी को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। जो जितना शार्प बनेगा उसकी क्वालिटी फैक्टर उतनी अच्छी होगी। इसको हटाते हैं, फिर दिखाते हैं क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। पहले रेजोनेंस कर्व बनाने, इसको हटाते हैं। पहले रेजोनेंस सर्किट उतना नहीं पूछता है तुम लोगों को, मगर एक दिन उसको भी बता देंगे। ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसको रेजोनेंस कर्व देखो क्या होता है। रेजोनेंस यानी अनुनादिक अवधि, जिसको रेजोनेंस कर्व कहते हैं। रेजोनेंस कर्व यानी अनुनादिक कर्व किसको बोलते हैं? सही है, पहले तो पूछना पड़ता है रेजोनेंस कर्व किसके किसके बीच खींचा जाता है। तो सर रेजोनेंस कर्व जो होता है सदैव ओमेगा के ओमेगा नॉट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, और ये मैक्सिमम धारा के बीच खींची जाती है। सही है, इसका ग्राफ बनाते हैं कुछ इस तरीके से बनता है, इसको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। ठीक है, ये ओमेगा नॉट है और ये आई एम है। अब पूछता है तुमसे बताओ हाफ पावर फ्रिक्वेंसी क्या होती है। ये चीज बहुत ज्यादा पूछा था कि हाफ पावर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी। तो याद रखना, ये जो आई एम है, ये देख रहे हो, ये जो करंट, ये जो वोल्टेज हमारी, ये जो हमारी धारा है, जिसको आई एम बोलोगे ना, मैक्सिमम धारा, तो इसी आई एम धारा का √2 ले लो। इस आई एम धारा का √2 ले लो,
जो वैल्यू आएगी उस पर जो तुम्हारी होती है वो तुम्हारी हाफ पावर फ्रिक्वेंसी होती है। मान लो आई एम बटा रूट टू तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है पावर फ्रिक्वेंसी, क्यों? क्योंकि अगर ये 100 है तो 100 बोले 0.707 करोगे ना तो 17.7 आएगा, यानी 100 से कुछ कम ही आएगा, ठीक है? तो 17.7 आगे रहेगा, यानी कुछ कम है। तो ये जो तुम्हारी पॉइंट है इसी को बोलते हैं पावर फ्रिक्वेंसी। ये क्या हो जाती है हमारी पावर फ्रिक्वेंसी हो जाती है, ठीक है? अच्छा, ये पावर फ्रिक्वेंसी बचाने की जरूरत क्या पड़ी, इसको लिख देते हैं हाफ पावर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसको, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसको। अच्छा, इससे में क्या होता है, अभी तुम देखो एक बैंडविड्थ का भी चेक कर सकता है, सबको पता है। तो जो हाफ पावर फ्रिक्वेंसी होती है इससे सीधा परपेंडिकुलर नीचे गिरा देगा, ये गिरा देगा। तो ये जो हमारी लाइन गिरी हुई है, ये जो दो लाइन गिरी, इसी को हम बोलते हैं, ये जितनी चौड़ी है इसी को बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ये जितनी चौड़ाई है उसी को बोलते हैं हम क्या, बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है? जिसको किससे दिखाते हैं, ओमेगा से दिखाते हैं, ठीक है? या डब्ल्यू से दिखाते हैं, बैंडविड्थ, सही है? अगर इसके सेंटर से पीछे ध्यान देना, अगर इसके सेंटर से यहाँ पे खींच दें तो तुमको क्या लगेगा कि सर ये अगर ये पूरा W है, ये पूरा W है तो ये कितना हो जाएगा, ये सर हो जाएगा W/2, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा W/2, सही है? तो यही जो कहलाती है हमारी बैंडविड्थ कहलाती है। अब देखो ये जितना हाफ पावर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जितनी कम होती चली जाएगी, बैंडविड्थ हमारा उतना चौड़ा होता चला जाएगा। अब यहाँ पे रहता तो देखो कितना चौड़ा होता है, यहाँ का तो और चौड़ा होता है, और ये ऊपर जाता तो और कम होता है, ये बैंडविड्थ होगा, सही है? हाफ पावर फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ होगा। अब देखो जैसे जैसे इधर आएंगे हमारा क्या होता चला जाएगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे हम इधर आएंगे हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। यानी ये जो कंडीशन है इसमें देखो मैक्सिमम धारा कब हो रही थी हमारी, तुमको पता है ना कि सर मैक्सिमम धारा हमारी कब हो रही थी, जब हमारी क्या थी, पावर फैक्टर इकाई थी, जब हमारी पावर फैक्टर क्या थी, इकाई थी। और जब पावर फैक्टर से आगे अधिक फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो कैसे हो जाएगी, इसकी अपनी वैल्यू बता रहे हैं। ये जब इधर जाओगे तो हमारी हो जाएगी लैगिंग पावर फैक्टर, यानी किसके कारण, इंडक्टर के कारण। और इसके इधर आओगे ये तुम्हारी हो जाएगी क्या, लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर किसके कारण, तो कहोगे सर सी के कारण। इतनी चीज समझ में आ गई होगी, आई हो, सही है? तो हमारी इतनी हो गई। अब देखो वही जो बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो क्वालिटी फैक्टर वो कुछ और नहीं होता है, यही होता है, वो ये दिखाने का प्रयास करेगा कि तुम्हारा रेजोनेंस कर रहा है कितना साफ, कितना नुकीला है ऊपर पॉइंट पे। अभी दो एग्जांपल बताएंगे तो तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअली होता क्या है। तो इसको ध्यान से देखना, तुम देखो दो एग्जांपल में इसको समझना। एक ये है तुम्हारा रेजोनेंस कर्व, एक ये है रेजोनेंस कर्व। तो तुम बोलोगे सर ये थोड़ा ज्यादा शार्प है, ठीक है? ये ज्यादा शार्प है, और ज्यादातर यानी ज्यादा शार्प होने का मतलब जो क्वालिटी फैक्टर है क्यू है वो क्या है हमारी, ज्यादा है। और यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर थोड़ा शार्प नहीं है, थोड़ा क्या है, मोटा है, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगी, जबकि क्वालिटी फैक्टर कम हो जाएगी। और क्वालिटी फैक्टर का प्रभाव ये पड़ा कि अगर इसकी हाफ पावर फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो ये निकलेगा, इसकी हाफ पावर फ्रिक्वेंसी निकाले तो ये निकलेगा, क्योंकि मैक्सिमम कुछ कम होगा ना, आई तो होगा, सही है? तो कम है। तब यहाँ पर देखो इसकी बैंडविड्थ कितनी होगी, थोड़ी चौड़ी ज्यादा हो गई, और इसकी बैंडविड्थ क्या है, थोड़ी कम चौड़ी है ना। यानी क्वालिटी फैक्टर ये भी डिसाइड करता है कि तुम्हारी बैंडविड्थ क्या होगी, ठीक है? बैंडविड्थ समझते ही हो कि तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्वेंसी के रेंज को लेने की प्रक्रिया, यानी वह पैरामीटर जो आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्वेंसी को एक साथ लेकर उसको सेंस करने की क्वालिटी रखता है, उसको बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है? सही है? तो तुम्हारी बैंडविड्थ हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर आएगा उसका फॉर्मूला होता है, तो सर क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ से कैसे रिलेटेड हुआ, उसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है उसको देख लो, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आया था, किसमें, DRDO में न्यूमेरिकल आया था, न्यूमेरिकल सब छोड़ के आए थे। क्यों? क्योंकि सबको क्वालिटी फैक्टर केवल ये आया था, कौन था, क्वालिटी फैक्टर बराबर 1/R√L/C, सबको केवल ये वाला फॉर्मूला पता था, क्वालिटी फैक्टर वाला, ठीक है? ये वाला याद रहा होगा मगर ध्यान नहीं है। क्वालिटी फैक्टर बराबर एक और फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बटे बैंडविड्थ।
अब देखो सिंपल सी बात है, अभी बोले ना, तुम्हें बोले थे, तुम्हें को दिखा तो तुम्हें बोले हाँ तभी आप सही बता रहे थे। ये है क्वालिटी फैक्टर इसकी ज्यादा है ना, कितने नोकिया ज्यादा है, तो बता दो क्वालिटी फैक्टर इसकी ज्यादा थी, इसका बैंडविड्थ भी तो कम होगा, यानी देखो रिक्त मान पाती है ना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और वही चीज हम लिखे। और यहाँ पे देखो इसकी क्वालिटी फैक्टर बेकार है, इसकी क्वालिटी फैक्टर क्या है, बेकार है, मगर बैंडविड्थ क्या है, बड़ी है, अच्छी है। यानी क्वालिटी फैक्टर बेकार होती तो बैंडविड्थ बढ़ता है, बैंडविड्थ बढ़ेगा तो क्वालिटी फैक्टर घटेगा, और इसी को तुम नॉर्मल लेके चल रहे थे। सही है, तो तुम्हारी क्वालिटी फैक्टर हो गई, बैंडविड्थ हो गई, रेजोनेंस कर्व हो गया। अब रेजोनेंस कर्व से ये सब सारा पूछा था, कब लैगिंग हुआ कब रीडिंग हुआ, जो कि तुमको अभी बताएं तो ओमेगा नॉट की वैल्यू ज्यादा होती है तो रीडिंग होती है, जो भी बताए वो यहाँ से निकलता है। सही है, तो आई होप ये सेशन समझ में आया होगा। अच्छा एक याद रखना पैरेलल के लिए, यहीं क्लिक कर दें, ये तो सीरीज के लिए था ना, सीरीज सर्किट के लिए था। अच्छा पैरेलल सर्किट होता है तो बहुत ज्यादा इससे सवाल पूछे जाना है, तो पैरेलल सर्किट के लिए क्या होता है, सर क्वालिटी फैक्टर बराबर हो जाता है R√C/L। इसको याद रखना, एक्सपेरिमेंटल पूछे जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल, और ये सब सारी चीजें तो बताएगी। ये थी आज की हमारी सेशन, रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस कर्व, क्वालिटी फैक्टर, सभी पे लीडिंग लैगिंग का चक्कर, ये हमारे आज के सेशन में था। आई होप ये सेशन पसंद आया होगा आपको। सेशन पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अच्छा क्वालिटी फैक्टर को दिखाते हैं किससे, चलो याद है, क्वालिटी फैक्टर को दिखाते हैं किससे, क्वालिटी फैक्टर को दिखाते हैं tan phi से, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर दिखता है किससे, tan phi से दिखाया जाता है, तो tan phi बराबर चाहे तो लिख सकते हैं क्या, ओमेगा L/R और 1/XL/R, या फिर XC/R, ये सब चीजें भी याद रखना, इससे भी सवाल पूछ लेते हैं। सही है, चलो आज के सेशन यही ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन पसंद है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।